जनता के जेब से 15 रुपए पर लीटर निकालने वाली, डकैती डालने वाली ये सरकार है। वहाँ जितने एग्जाम्स हुए हैं नौकरियों के, सबके पेपर्स आउट हुए हैं, आपस में झगड़े रहे हैं 5 वर्षों तक, और महिला अपराध में सर्वनाक है। राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है और इनका कैबिनेट मिनिस्टर कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। यहाँ ऐसा होता रहा है। मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान की जनता किसी भी कीमत पर अशोक गहलोत की सरकार को आने देगी। और मैं एक और दावा आपके इस डिबेट में करके जा रहा हूं, अशोक गहलोत के लिए अंतिम चांस है। इसके बाद कभी भविष्य में राजस्थान की जनता उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाएगी। केवल ये इलेक्शन नहीं, आगे भी कोई इलेक्शन होगा तो अशोक गहलोत नहीं चुने जाएंगे। मैं प्रोफेसर साहब, राजनीति का गुणा भाग क्या नजर आ रहा है आपको? हालांकि उत्तर प्रदेश में आप तमाम एनालिसिस करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी क्योंकि इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा भी है, क्या लगता है बीजेपी अपनी छवि के साथ, अपने दावों के साथ क्या एक बार फिर से यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का असर ला पाएगी, या फिर अशोक गहलोत सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई जा रही कांग्रेस के जरिए वो हावी रहने वाली है? शबनम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी है वो राजस्थान में भी प्रतिभाग कर रही है और 5 सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये सीटें हैं राजगढ़, धौलपुर, नदबई और थानागाजी और नगर। और मध्य प्रदेश में कितना मजबूत चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ा, ये आपके जैसे साथी लोगों से, एंकर लोगों से रोज़ चर्चा में मैं रहता हूँ तो बताने का काम वो कह रहे थे कि इस बार तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश की धरती में ऐसे चुनाव लड़ा जैसे उत्तर प्रदेश की धरती में चुनाव हो रहा हो। तो निश्चित तौर पर पार्टी की गंभीरता दिखती है जब माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिम्पल यादव जी वहाँ पर हमारे जो विधानसभा के जो प्रत्याशी थे उनका मनोबल बढ़ाने और बहुत और ख़ास तौर पे यूपी से सटे जिलों में वहाँ पर परिणाम तो 3 तारीख के भविष्य के गर्त में है, लेकिन निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने वहाँ भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। और यहाँ पर भी जो हमारा कैडर है वो राजस्थान में चुनाव लड़ रहा। आप बताऊँ मेन मुद्दे पर जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा शबनम जी, जो प्रश्न आपने हमसे पूछा समाजवादी पार्टी किस रूप में देखती है, देखिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की स्पष्ट नीति और रीति है। हम लोग तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर, जाति जनगणना की मांग को लेकर जनता की अदालत में है। और हम लोग पीडीए को लेकर, जो पीडीए जो आंदोलन है वो अब उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं रहा, अब वो पूरे देश का आंदोलन है, पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन अब वो पीडीए की भाषा बोलने लगी है। जाति जनगणना की बड़े से बड़े नेता बात करने लगे, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग तो पीडीए को जीतते हुए देखना चाहते हैं। पीडीए जीतेगा तो सामाजिक न्याय पूरा होगा, सामाजिक न्याय पूरा होगा तो जाति जनगणना होगी। तो निश्चित तौर पे हम लोग तो अपने मुद्दे से टस से मस होने वाले नहीं है। हमारी लड़ाई पीडीए की लड़ाई है सभी राज्यों में। ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? 5 सीटों के ऊपर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर डॉक्टर सुनील कौशिक साहब आपसे, इस पूरे चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सारी जनसभाएं हुई हैं, बहुत दिग्गजों ने हाथ आजमाया है, लेकिन हवा किस तरफ नजर आ रही है आपको चलती हुई? 9 गारंटी या फिर बीजेपी जो अब तक दावा कर रही है, बार बार राम मंदिर का मुद्दा भी हमें सुनाई दिया, कन्हैया लाल का जिक्र भी हुआ इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, और शोभा यात्रा, कावड़ यात्रा, और इसके साथ साथ दफा 144 का भी जिक्र किया गया। किस तरफ जाता हुआ चुनाव दिख रहा है? देखिए, सारे राजनीतिक दल बड़ा ईमानदारी से शुरुआत करेंगे कि सब विकास की बात होगी, जनता के हित के मुद्दों की बात होगी, जनता से जुड़े हुए जो भी क्रियाकलाप उन्होंने किए उनकी बात होगी। लेकिन अंतोगत्ता जो सारी चीजें आपने गिनाई, इलेक्शन वहीं आके टिक गया, जाति पे आके, धर्म पर आकर के। कौन जाति का क्या समीकरण है, ये दोनों राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेसों ने देख करके टिकटें दी। क्षेत्रवाद में आप देखा जाएंगे तो कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहना चाहता। या दलितों की हम बात करेंगे तो 34-34 दोनों पार्टियों ने दलितों को टिकट दिया। या जाट की बात करेंगे तो बीजेपी ने 33 और कांग्रेस ने 36 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। आदिवासी समुदाय की बात करेंगे तो बीजेपी ने 30, कांग्रेस ने 33। राजपूत की बात करेंगे तो जहां निश्चित तौर से बीजेपी ने अग्रणी भूमिका में इसमें रही है कि वहां 25 सीटों पर राजपूत प्रत्याशी उतारे हैं, जहां कांग्रेस ने 17 प्रत्याशी उतारे हैं। गुर्जर बीजेपी 10, कांग्रेस 11। तो अब जब आपको अपनी योजनाओं पर इतना ही विश्वास और भरोसा है दोनों राजनीतिक दलों को, तो निश्चित तौर से जातीय परिदृश्य वहां है कि जहां हम बात करें कि कौन से संभाग में किस जाति का वहां व्यवस्था है, और उसके हिसाब से आप टिकट वितरण करेंगे कि राजस्थान के
यदि उत्तर में जाएंगे तो शेखावती बाहुल क्षेत्र है और मारवाड़ी वहां पर है, दक्षिण में जाएंगे तो गुर्जर मीणा है, यदि मध्य राजस्थान में जाएंगे जोधपुर, अजमेर, पाली, टोंक, नागौर, तो वहां मुस्लिम, मीणा प्लस जाट प्लस राजपूत का बाहुल क्षेत्र है। बीच में जाएंगे तो वहां ब्राह्मण, वैश्य, जैन है। यदि इन सब समीकरण को देखते हुए मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक दल अछूता रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उन्होंने भी कह दिया पीडीए, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगड़े तो भाड़ में जाएं, अगड़ों से तो कोई मतलब है ही नहीं, और अगड़े न वोट देते हैं न देश की राजनीति में उनका कोई योगदान है। तो ये जब ये बातें रखेंगे, एक धर्म की बात रखेंगे, जाति की बात रखेंगे, बांटने का प्रयास करेंगे, और फिर आप कहेंगे कि विकास, हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको 10,000 रुपए पर वर्ष महिलाओं को देंगे, हम 25 लाख से 50 लाख की सीमा करेंगे चिरंजीवी, या किसानों को हम 6,000 से 12,000 प्रति वर्ष देंगे। यदि यही आपको करना है तो फिर विकास का कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर एक प्रस्ताव पास लेकर के आइए और कह दीजिए कि हर परिवार के खाते में तो पीडीए में आता है या जो जाति धर्म के उनके अकाउंट में 50,000 डाल देंगे, सीधा वोट दे दो हमें, चाहे हम विधानसभा का चुनाव लड़े या लोकसभा का चुनाव लड़े। आपने न तो कोई एक ऐसी रिपोर्ट जहां आपको ये दिखाती हो कौन सा वर्ग पीछे छूटा है, कौन सा वर्ग आगे है। एजुकेशन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं, पानी की जहां स्थिति खराब राजस्थान में रहती है आप उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एजुकेशन के मामले में कौन सी 15